नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करूंगा। और मेरी आज की अनुभूति को समझने के लिए, मेरे आज की वीडियो को टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको ये एक घटना सुननी पड़ेगी जो मेरे ख्याल से 2010-11 के आसपास की है। और उस समय मैं इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज है जिसका नाम, वहाँ पर मैं पोस्टेड था। और वहाँ का एक गांव था जहाँ पर जो ये सहकारी समितियाँ होती हैं उसके एक सचिव थे, शर्मा जी, और उनकी बेटी की शादी थी। और शादी के जस्ट अगले दिन, यानी शादी के बाद जब ये विदाई वगैरह का काम होता है, उसके बस थोड़ी ही देर बाद जो है शर्मा जी जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनका बेटा मुझे हॉस्पिटल में बताने आया कि ज़रा जल्दी चलिए सर, बहुत दिक्कत हो गई है। तो जब मैं शर्मा जी के यहाँ पहुँचा तो शर्मा जी बहुत रो रहे थे। एक तो बेटी की विदाई का दुख, वो चली गई घर से, और दूसरी तरफ एक उनकी जो भैंस थी जो बिल्कुल काविंग के लिए, ब्याने के लिए तैयार थी, उसकी मौत हो गई थी। तो शर्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये हो गया। कहीं ये दो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं कि मेरी बेटी के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी भैंस, इसलिए ऐसा हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ इस भैंस को, क्या ये बीमार थी? बोले हाँ, 1-2 दिन से ये कुछ अनमनी सी थी और दिक्कत कुछ कर रही थी, लेकिन सब लोग शादी ब्याह में लगे हुए थे और इसलिए कुछ किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज जो है ये मर गई। तो क्या हुआ ऐसा कि 2 दिन बाद ही वो भैंस मर गई उस घर में जहाँ पे शादी ब्याह था। हर बार जब फेस्टिवल सीज़न आता है, जहाँ शादी ब्याह वाले मौके आते हैं, तो मुझे एज ए वेटनेरियन ये हमेशा डर सताता है कि उसके आसपास अगर कोई पशु है तो कहीं वो अपनी जान से ना हाथ धो बैठे। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हमारा बचा हुआ खाना है, हम जानवरों को खिला के उन पर उपकार कर रहे हैं। आपके घर में शादी है, रसगुल्ले का बहुत सारा शीरा बच गया आपके घर में और आपने उसको पड़ोसी की गाय या भैंस को पिला दिया। आटा बच गया आपके यहाँ बहुत सारा, आपके यहाँ बहुत सारी पूरियाँ बच गई, आपके यहाँ बहुत सारा चावल बच गया और आपने उसको अपनी किसी जानवर को या पड़ोसी की किसी गाय भैंस को खिला दिया। तो आप उसे जहर दे रहे हैं एक तरह से, कि आप अनजाने में उस पशु को बीमार कर रहे हैं। तो क्या होता है ऐसा? तो आज हम बात कर रहे हैं, वो हमारे वीडियो का टॉपिक है ग्रेन ओवरलोड, र्यूमिनल एसिडोसिस। र्यूमिनल एसिडोसिस क्या है? र्यूमिनल एसिडोसिस एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें जो गाय भैंस का पेट होता है, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है र्यूमिन, वो बिल्कुल रुक सा जाता है। उसकी र्यूमिनल मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रुक गया और उसके साथ क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और क्या होता है, कुछ पशुओं को बड़ा सीवियर डायरिया होता है और पशु लड़खड़ाने लगता है और उसको दिखना बंद हो जाता है, लंगड़ाता है बहुत बुरी तरह से वो। और उसके बाद रिकम्बेंसी आ जाती है, वो लेट गया और उसके बाद 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में उसकी डेथ हो जाती है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि र्यूमिनल एसिडोसिस होता कैसे है। एक आम भाषा में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पशुओं का आहार क्या है? भूसा है, जिसे तूड़ी कहते हैं, पराली या पैरा या प्यार, जो इसको धान का जो अवशेष निकलता है वो, घास फूस, हरा चारा, बरसीम, जई, जिस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हमारे पशु का मुख्य आहार होती हैं। लेकिन दुग्ध उत्पादन के लिए हम उन्हें अनाज भी खिलाते हैं, जिसमें गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है और तमाम तरह की खल हैं, राइस ब्रान है। इस तरह की चीज़ें हम अपने पशुओं को खिलाते हैं। लेकिन अगर हम किसी पशु को ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से फर्मेंट होने वाले कार्बोहाइड्रेट, यानी जो मीठे चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट जिनमें रिच होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू खा ले, स्टार्च जिसमें होता है,
या शादी ब्याह का बचा हुआ खाना, जैसे मैंने बताया गेहूँ, चावल, आटा, रसगुल्ले का बचा हुआ सीरा, इस तरह की चीज़ पशु खा ले तो उससे क्या होता है, उससे एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जानलेवा, शरीर में इतना ज़्यादा एसिड बन जाता है और वो एसिड र्यूमेन में बनने के बाद वो खून में पहुंच जाता है और अंततः पशु की जान ले लेता है। ग्रेन ओवरलोड की कंडीशन बॉडी में कैसे होती है? जब इजली फर्मेंट होने वाले कार्बोहाइड्रेट बॉडी में पहुंचते हैं, जिनकी मैंने अभी बात की, शादी ब्याह के जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं, आलू है या बहुत ज़्यादा अनाज है, वो खासकर जो ग्राउंडेड बारीक किया हुआ है, ये जब बॉडी में पहुंचता है तो ये 2 से 6 घंटों के अंदर ही जो है र्यूमेन का जो पशुओं का पेट है, र्यूमेन, इसका माइक्रोफ्लोरा चेंज कर देता है। पशु के पेट में जो मेन कंपोनेंट होता है जो माइक्रोफ्लोरा का, उसमें 50% तो प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ फंजाई, फंगस जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं, और बाकी बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया में सबसे बड़ी तादाद जो होती है वो सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया की होती है। वो बैक्टीरिया जो फाइबर का डाइजेशन करते हैं, यानी जो घास है, भूसा है, उसका जो सेलुलोज बेस्ड चीज़ें हैं उसको वो ब्रेक करते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब पशु जो है फर्मेंट होने वाले इजदी कार्बोहाइड्रेट की हैवी डोज ले लेता है, इस तरह का खाना खा लेता है, उसे खिला दिया जाता है, तो वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस नाम का एक बैक्टीरिया ग्रो करता है। और उस बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं कि वो पशुओं की पेट में एक ऐसी वीड है, खरपतवार है जो ज़बरदस्ती उगाई है, और वो क्या करता है, वो बड़ा तेज़ी से डबल होता है। हर आप समझ लें कि 12-13 मिनट में वो अपनी जितनी उनकी आबादी है वो डबल होती जाती है, और वो भारी मात्रा में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं र्यूमेन में। और वो लैक्टिक एसिड जो होता है, र्यूमेन का जो पीएच होता है, उसमें एसिड की मात्रा जब बढ़ती है तो वो धीरे धीरे 6.5 से 6 से फिर वो 5.5 और 5 तक आ जाता है। ये कंडीशन बड़ी टिपिकल है र्यूमेनल एसिडोसिस की, जब र्यूमेन पीएच 5 हो गया। और ऐसे समय में जब एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, लैक्टोबैसिलाई ग्रो करने लगते हैं, वो और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं, और जो ऐसा जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जो अंदर इतना एसिड प्रोड्यूस हो गया, उसकी वजह से तमाम वाटर जो होता है वो र्यूमेन के अंदर आने लगता है। बॉडी का तमाम फ्लूइड जो होता है वो र्यूमेन के अंदर आने लगता है, और ये वजह बनता है डिहाइड्रेशन की। और आपका पशु डिहाइड्रेटेड हो रहा है, तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर उसमें र्यूमेन में आ रहा है, साथ ही साथ एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड र्यूमेनल वॉल से एब्जॉर्ब हो रहा है, और एसिडीमिया होने लगा। आपके पशु के ब्लड में एसिड पहुंचने लगा, और उसके होम्योस्टेसिस को, यानी बॉडी का जो नॉर्मल स्टेट है, उसको डिस्टर्ब करने लगा। और उसके बाद पशु को दिखना कम होने लगा, वो लगड़ाने लगा, और धीरे धीरे ऐसा पशु जो होता है 1-2 दिन में दम तोड़ देता है। तो साथियों, आज जो हम बात कर रहे हैं र्यूमेनल एसिडोसिस की, ये एक बहुत सीवियर कंडीशन है और जिसको बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। अपने अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि र्यूमेनल एसिडोसिस हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए, एक फौरी तौर पे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम उसको वहीं पर रोक दें, और इसके इलाज से जुड़े हुए सारे पहलुओं पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।